Assalamu alaikum everyone. Let's just quickly start the today's. अच्छा जनाब, तो ये कि आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है। सो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा तारुफ हो चुका था। दोबारा रिपीट कर दूं उन लोगों के लिए जो कि कल नहीं ओरिएंटेशन सेशन ले पाए थे। सईद सलमान शाह नाम है जनाब मेरा, और मैं एनएलपी मास्टर ट्रेनर हूँ, और उसके अलावा मैंने दीगर ट्रेनिंग दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम in police department, legal, NGO sector, corporate sector, P&G Unilever. I was with Thomson Reuters TV. Reuters TV जो कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, सो उसके लिए भी मैंने काम किया है, both अफगानिस्तान and पाकिस्तान। So मेरी खुशकिस्मती आप लोगों के सामने आज मैं हूँ, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इस सेशन से जो है उसका वो जिस्ट निकालें। Okay. Without any further ado, understanding of self-efficacy. क्विकली मुझे दो तीन लोग अगर आंसर कर पाएं कि सेल्फ एफिकेसी क्या आपने कभी पहले कुछ सुना है, और अगर नहीं सुना भी है तो भी मुझे बता दें कि नहीं सुना, बट एटलीस्ट आई मैं कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों में से अगर किसी ने भी सेल्फ एफिकेसी लफ्ज सुना है अपनी ज़िंदगी कभी भी, मिस्टर उस्मान, मिस्टर हसान, मिस्टर गुलाम शाह या मिस्टर अब्दुल करीम, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। किसी ने भी अगर सुना है ये लफ्ज तो आप लोग बताएं, अगर नहीं सुना तो इवन दैट इज फाइन, बट डू रिस्पॉन्ड करें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सेल्फ एफिकेसी का मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। वैसे इससे मिलता जुलता मैं यही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तकरीबन इससे मिलती जुलती कोई वो ये होगा कोई ऐसा लफ्ज, लेकिन ये मैं आई लिसन इट फर्स्ट टाइम, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सेल्फ एफिकेसी लफ्ज फर्स्ट टाइम। जो मैं अंडरस्टैंड वैसे कर रहा हूँ मुझे यही है कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिलती जुलती कोई वो उसका वो होगा, लेकिन ये कि किसी I listen it for the first time. राइट। मिस्टर अब्दुल करीम, आपने भी हैंड रेज किया। बहुत अच्छी बात है। चले जनाब जी। सर इसका मतलब ये सर मैं तो इससे जो यही मतलब ले रहा हूँ, खुद इत्मीदी कि अपने आप को पहचानना। रफली अपनी जो मिशन में जो चीज ड्रॉ की है वो कुछ आसपास तो लग रही है, लेकिन हम इसकी जामी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि देखें, आप लोगों से जब मैं कोई सवाल करूं उसमें पार्टिसिपेट लाजमी करें। मैं आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कोई मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे 10 दफा दोबारा पूछेंगे, मैं 10 दफा दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इन जो सेशंस हैं हमारे, इनसे हम ज्यादा से ज्यादा सीखें। ठीक है, अच्छा जी। अब सेल्फ एफिकेसी है क्या? सेल्फ एफिकेसी बेसिकली आपका एक अपना मैनुअल है, ठीक है, जिससे आप अपने आप को ड्राइव करते हैं, आप अपने आप को आप चलाते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ एफिकेसी की, ये कि आप अपने शऊर और लाशऊर को किस तरीके से एक ट्रैक पे रखते हुए, रिगार्डलेस बाहर से कोई भी इंट्रूजन हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप उसको ट्रैक पे रखते हैं। आप आसपास के माहौल से जो है वो असरअंदाज नहीं होते। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप सब लोग फोर्सेस के अंदर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है आपका, और आपका क्राइसिस सिचुएशन का भी एक्सपीरियंस होगा, बहुत से लोग का होगा आई एम श्योर, कि जिसमें आप लोग गए होंगे और वहां पे कोई इंसिडेंट हो गया होगा। इंसिडेंट से मुराद ये कि कोई क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो गई होगी, या कोई जो है इनकाउंटर जो है वो एकदम से आपको फेस करना पड़ रहा होगा कि सामने से कोई शख्स जो है वो आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगर आपने नोट किया हो तो आपकी जो पहली रेट थी, या आपकी जो दूसरी रेट थी, या तीसरी रेट थी, उसमें आपके अंदर नर्वसनेस होगी, आपके अंदर एक घबराहट होगी। पहली मर्तबा जब आपने गन शॉट की आवाज सुनी तो आपने अपने जो वेपन है उसको दोबारा देखा होगा कि इज इट लोडेड या नहीं है लोडेड, किस तरीके से चल रहा है। लेकिन ये है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो फिर ये वाली चीजें जो आपको शुरू में परेशान करती थी, या आपको नहीं परेशान करती होंगी। ऐसा किसी का एक्सपीरियंस हुआ है? कोई एक दो मुझे अगर कोई सैंपल मिल जाए।
जी सर, किला अब्दुल्ला में जब मेरे ऊपर हमला हुआ था उस वक्त जो है वो ये मैंने अपील किया था। पहले पहले जब शुरू में एकदम जब हम चापे पर गए एकदम फायरिंग शुरू हो गई, उस वक्त मैंने अपील किया। थोड़ा सा जो है नर्वस हो गया कि अभी मैंने करना क्या है। हाँ, अच्छा सर, मैं थोड़ा ये फायरिंग वगैरह या इनकाउंटर वगैरह से याद करवाए से एक बता देता हूँ कि मैं एक जब लेक्चर दे रहा था फर्स्ट टाइम एक स्कूल कॉलेज में, तो उस वक्त मेरी वो ठीक है। बहुत मतलब यानी मैं नर्वसनेस करता, मैं थोड़ा सा इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता था। लेकिन इससे कोई 2-3 दिन बाद एक दूसरे स्कूल में मुझे गेस्ट वो बनाया हुआ था, तो उसमें मैंने पहले वाली से अच्छी तकरीर बाद में बेहतरीन की। जो गलतियां मैं पहले महसूस कर रहा था, दूसरी दफा मैं वो नहीं उसको मैं ओवरकम कर चुका था। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा देखिए, इसकी आसान सी एग्जांपल आपने लेनी है इस तरीके से कि आप लोगों में से बेशतर लोग गाड़ी चलाते होंगे और चलाना आती होगी, मेरी अजम्पशन है कि नहीं है। और जब आपने पहली मर्तबा गाड़ी चलाई होगी तो आपका, अगर आप याद कर रहे हो उस एक्सपीरियंस को, तो आपका ध्यान स्टीयरिंग पे बहुत ज्यादा होगा, आपका ध्यान गियर बॉक्स पे बहुत ज्यादा होगा, आपका ध्यान क्लच और रेस पे बहुत ज्यादा होगा, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आप उसको फिर भी देखने की कोशिश कर रहे होंगे। जब मैं बिल्कुल पहली पहली गाड़ी चलाने की बात कर रहा हूँ, और आपका ध्यान हर जगह पे होगा सिवाय रोड के ऊपर, जहां पे आपका ध्यान एक्चुअल में होना चाहिए। और आपको लगता है कि उस वक्त अगर आप याद करें तो ऐसा लगता था कि जैसे अगर आप इन तमाम चीजों को नहीं देखेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। और फिर आप जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो आप जो है वो ना आप गियर पे देख रहे होते हैं, ना आप जो है वो स्टीयरिंग को देख रहे होते हैं, ना आप जो क्लच और रेस है उसके ऊपर नजर होती है। इनफैक्ट आपके बराबर में कोई बैठा होता है तो आप उसकी तरफ भी देख रहे होते हैं, रोड पे भी बहुत कम ध्यान होता है लेकिन गाड़ी सही चल रही होती है। होता क्या है कि ये हमारी मसल मेमोरी बन जाती है हमारे अंदर। हम इसको यानी कि ये हमारे, ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये हमारे तख्ते शऊर में आ जाता है। इसको हम अंग्रेजी में सबकॉन्शियस कहते हैं, उर्दू में हम इसको तख्ते शऊर कहते हैं। तख्ते शऊर में आ जाती है चीजें, ठीक है। सो सेल्फ एफिकेसी बेसिकली इन तमाम चीजों को लीड करती है, लेकिन हम इसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं। फैक्टर्स दैट डिटरमिन सेल्फ बिलीव क्या क्या है? फॉलोइंग जो फैक्टर्स हैं ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली स्टार्ट रोल्स, डेवलपमेंट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ड्यूरिंग इनफेंटाइल पीरियड, बर्थ टू 7 years। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। आपने देखा होगा कि अनकॉन्शियसली ये बात सब लोगों को पता है कि बच्चे के सामने बात मत करो, बच्चे की तबीयत शुरू में ऐसी हो जाती है वैसी हो जाती है। ये बात आप लोगों ने सुनी होंगी और आप लोग के जो फैमिलीज हैं आप लोग खुद भी इसका ख्याल रखते होंगे। लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में साइंस है, मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है। इसके पीछे एक्चुअल में साइंस है। और साइंस क्या है इसके पीछे? कि बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से लेके 7 साल की उम्र तक उसका जो तख्ते शऊर है वो बेदार होता है। इससे मेरी क्या मुराद है? आपका एक पोर्शन है जहन का जिसको आप कहते हैं शऊर, ठीक है। शऊर कौन सा पोर्शन है? जिसमें आप अभी हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। और एक इसके पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं तख्ता शऊर, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। और तीसरा पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं लाशऊर, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ये तीन तो पोर्शन होते हैं। तख्ते शऊर में हमारी मेमोरीज, एक्सपीरियंस, हमारे बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, ये सारी हमारे तख्ते शऊर में फीड होती है। और लाशऊर बिल्कुल जिसे कहते हैं लो लेवल इंटरफेस होता है, जो कि हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि उसमें हम एक्सेस नहीं कर सकते, कोई बाहर से इंसान डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, जिसने हमारे जिस्म के बहुत सारे फंक्शंस चलाने होते हैं। अब तख्ते शऊर और शऊर के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल फैक्टर। क्रिटिकल फैक्टर ये एक तरीके की दीवार का काम करता है, या छन्नी की एग्जांपल ले लें। एक किस्म की छन्नी होती है। ये किस लिए होती है? मिसाल है उस्मान गनी साहब, अगर मैं आपको कहूं कि आज के बाद से आप काला कलर ना पहने, आपके ब्रेन में बात जाएगी, लेकिन आपका क्रिटिकल फैक्टर की जो छन्नी है ये बात ये डिसाइड करेगी कि कमांड मुझे बाहर से आ रही है, तो मुझे इसमें मानने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को वापस मैं शऊर पे फेंक देता हूँ। वो रैशनली डिसाइड करेगा, मैं इसको तख्ते शऊर में नहीं जाने दूंगा, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से लेके 7 साल की उम्र तक उसका तख्ता शऊर बेदार होता है, जिसका मतलब ये कि वो बच्चा जो भी आप उसको दिखा रहे हैं, जो भी आप उसके सामने कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उसके सामने उसके जहन के अंदर वो इम्प्रिंट हो रहा है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप लोगों ने सुना होगा काली बिल्ली रास्ता काट दे तो आपका
आपका सफर मनहूस हो जाता है, या आपका बुरा दिन गुजरेगा, या आपके साथ अच्छा नहीं होगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। सुना है ना आप लोगों ने, सब लोगों ने। अच्छा, ये क्यों आप लोगों ने फिर बाद में एक्सपीरियंस किया कि काली बिल्लियां गुजरी हुई होंगी कई लोगों के सामने से, और फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद आज भी जिन जिन लोगों ने बचपन में ये कमांड सुनी बड़ों से और गाड़ी चला रहे हैं, और अगर काली बिल्ली सामने से गुजर जाए तो 1 सेकंड के लिए आपका ब्रेक लग जाता है या स्पीड हल्की हो जाती है। हालांकि आपने अगर ये एक्सपीरियंस कर भी लिया होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद क्यों? क्योंकि वो चीज बचपन में 7 साल की उम्र से नीचे जब आप थे, आपने अपने जहन में आपने किसी से बात सुनी, क्योंकि आपका तब तक शूट बेकार था, तो वो चीज में इम्प्रिंट हो गई। तो पर्सनालिटी के अंदर कुछ हैबिट्स हमारी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि हम उस एज में बिल्डअप कर लेते हैं। सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, ठीक है। और अगर गलत भी है तो उसमें भी आपको कोई कसूर नहीं है। हाँ, अब आपको उसके ऊपर काम करना है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसको पॉलिश करना है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ड्यूरिंग द इन्फर्टाइल पीरियड ऑफ 7 years। अच्छा, एक क्या है, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स इसके अंदर डिपेंड करता है। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि आपके जो जहन होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से जो है ना वो पटाखे की तरह बॉल्स होती हैं। इसको इसको आप बॉल ऑफ एनर्जी कह लें, ठीक है। ये जब आप कोई चीज सोचते हैं, मैं जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स सवाल दूंगा, एकदम से आप सोचना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप सोचना शुरू हो जाएंगे, आपके जो छोटे छोटे से पटाखे ये फायर करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे नैनो ब्लास्ट हो होते हैं आपके माइंड के अंदर। इसको कहते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर के। इसके अंदर यानी कौन से सवाल में आपके जो न्यूरोबायोलॉजी है उसको थोड़ा सा ज्यादा जो है वो करना पड़ता है। फिर आपकी सिटी, कंट्री, ग्लोब, किस जगह पे आप रहे हैं, आप पले बड़े हैं, उसका एक इफेक्ट होता है। आपका रिलीजियस बिलीफ्स, ये अगेन एक वो होता है। कल्चर एंड सब कल्चर, ठीक है। जिस जगह पे आप रहे हैं आपका कल्चर क्या रहा है। और फिर एक होता है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि एक बलूचिस्तान का कल्चर है, एक सिंध का कल्चर है, एक केपीके का, एक पंजाब का कल्चर, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कल्चर। लेकिन अब इसके अंदर आ जाए तो बलूचिस्तान में एरिया टू एरिया भी कल्चर चेंज होता है। सिंध के अंदर एरिया टू एरिया भी कल्चर चेंज होता है। इसी तरीके से केपीके में, और इसी तरीके से पंजाब में, ऊपर पंजाब में चले, नीचे पंजाब में चले, तो ये इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं आप, आपने सर्व किया है, वो उसके अंदर। और फिर एबिलिटी टू मैनेज टाइम एंड स्ट्रेस। अच्छा, टाइम एंड स्ट्रेस, इसको हम स्ट्रेस को हम बहुत डिटेल से आगे वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अपने दोनों बहुत मासूम चीज नजर आती हैं। हाँ ठीक है, मैं टाइम भी मैनेज कर लेता हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, अभी तक अपने काम कर रहा हूँ, तो मैं खासा टाइम मैनेज करता रहूंगा जब भी इतना बड़ा हो गया हूँ। लेकिन ये इतनी आसान बात है नहीं। टाइम मैनेज करना ऐसे कहते हैं कि आप अपनी जात पे, अपने जहन पे, अपने आप पे बोझ डाले बगैर किस तरीके से टास्क फ्लूइडली फॉर्म करते हैं। वो आपके ना आपके सबकॉन्शियस पे इफेक्ट कर रहा हो, ना आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा हो, इनके आपका जिस्म है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा हो। तो अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक समझ में आ रहा है? बस मुझे हाँ कह दीजिएगा, हाथ रेस किए बगैर। 2-3 अगर हाँ मिल जाए मैं समझ में आ जाऊंगा, समझ जाऊंगा कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ताकि हम सेम पेज पे। अब अभी तक की बात में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नजर आई आप लोग को? सर, वो जो 2 ग्रुप आपने बताए थे, तत्व शऊर और शऊर के दरमियान जो पर्दा है, उसका थोड़ा सा जो दोबारा अगर बता दें। ओके, ये वाला टॉपिक आगे बहुत डिटेल में डिस्कस होगा। जब आपके माइंड बॉडी कनेक्शन है ना, तो ये उसके अंदर कर दूंगा। लेकिन जो जनरल डेफिनेशन दी है, ये जनरल जो फ्लो है हमारा, ये अभी तक आप लोगों से मुतमईन है? चीजें आप लोग को बेहतर फील हो रही है? मतलब लाइक रैशनली डज इट मेक एनी सेंस? जी सर, ये वैसे जो वो समझ में आ रहा है सर। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस क्या चीज है? आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मुझे स्ट्रेस है, या फलां शख्स को स्ट्रेस है, या फलां शख्स ने ये जो स्ट्रेस में किया। ये आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत सुना होगा। Stress is basically, what is stress? Stress is a psychological and physical condition that appears when a person encounters an unfamiliar situation that they are not able to cope up with easily. ठीक है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन
जो आपके लिए एक सरप्राइजिंग हो, अगर सरप्राइजिंग नहीं है तो आपकी जो हैबिट्स एंड नेचर के लिए जो आसान सिचुएशन है उसके बिल्कुल बरक्स हो, या ये यू नो सप्रेसिव हो, इसकी डेडलाइन बहुत शॉर्ट हो, तो आपको स्ट्रेस जो है ना ये इससे होना शुरू हो जाता है। अच्छा, good stress is basic stress that helps you gain more energy and focus, but when it crosses the limit of moderation it becomes bad stress that adversely affect the performance of a person. अच्छा, स्ट्रेस की मिसाल भी छुरी जैसी है कि छुरी अपनी जात में ना अच्छी है ना बुरी है। आप उससे सब्जी काटेंगे, फल काटेंगे, अच्छा यूज है, आप उससे किसी इंसान को मारेंगे तो ये बुरा यूज है। स्ट्रेस भी इसी तरीके से है कि स्ट्रेस जब आपको स्टार्ट हो, एक होता है टेम्पररी स्ट्रेस, जब आपको कोई काम होता है या कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो गई, ठीक है, तो ये आपका एक 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 स्ट्रेस आपका हो जाता है। लेकिन इससे आप वे अराउंड सोचना शुरू कर देते हैं, आप इससे नए नए रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अब क्या करें, पैनिक ना करें, ये हो गया वो हो गया। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं अभी का को जो हुआ फियास्को है, जिसकी वजह से फॉर इंस्टेंस ये जनरेटर वाला काम एकदम से आ गया है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एवरी डे इज अ नॉर्मल डे, अपनी अच्छा लाइट नहीं है, जनरेटर चल गया। अब ये कि दोनों चीजें एक साथ वो हो गई, अब वे अराउंड क्या है इसका, सो दैट पुट्स यू इन द स्ट्रेस। लेकिन गुड स्ट्रेस हमेशा आपको परप्लेक्सिटी में नहीं डालता, आपको परेशानी में नहीं डालता, आपको प्रॉब्लम में डालता है। लेकिन जब ये लिमिट क्रॉस कर जाए तो फिर ये आ जाता है बैड स्ट्रेस पे, और वो लिमिट क्रॉस करने के बाद ये फिर आपके साथ उठता है, आपके साथ बैठता है, आप इसको घर पे लेके जाते हैं, आप बच्चे को जब समझा रहे होते हैं तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए करते हैं। यही वजह है कि जब आप ड्यूटी से जब आप जाते हैं फॉर इंस्टेंस, सो आपने देखा होगा कि घर में फैमिली ने, बच्चों ने कुछ बुरा नहीं कहा, कोई वो नहीं कहा, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत टफ केस से डील करते हुए आ रहे हैं, और जैसे आप आके बैठे हैं और उसने कोई बात की, बच्चे ने कोई बात की, बेटी ने कोई बात की, और आप एकदम से बर्स्ट आउट हो गए, और फिर बाद में आपको खुद भी एहसास हो गया कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, और फिर आप उसको बनाते होंगे, आई एम श्योर डिफरेंट। लेकिन ये अलामत किस चीज की है? ये अलामत बैड स्ट्रेस की है कि आप बैड स्ट्रेस लेने लग गए। आप लोग का प्रोफेशन अनफॉर्चुनेटली, मैंने कल भी बताया था, बहुत थैंकलेस जॉब है आप लोग का, यानी कि हर अच्छा काम कर लिया उसके लिए कोई शुक्रिया नहीं, कोई बुरा काम हो गया उसके लिए सब तनकीद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत मजबूत असाब चाहिए होता है, और इसमें आप लोगों ने सालों लगाए हैं, सो हेड्स ऑफ टू यू जो आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम इसको अगर अंडरस्टैंड कर लें तो हम काफी चीजों को बेहतर अंदाज में अपनी जिंदगी की क्वालिटी बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपनी वर्क की क्वालिटी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये जनाब स्ट्रेस हो गया। अच्छा, culture, it is basically some of value, traditions, art, dresses, celebrating the occasion, the pattern of conduct of people living in a geographic boundary, ठीक है। कल्चर किस चीज का नाम है? आपके रिवाज क्या है, कपड़ों का, शादी ब्याह का, गम का क्या वो है, आर्ट यानी कि फनुन लतीफ़ों को किस तरीके से आप लोग लेते हैं, शायरी आप देखेंगे मुख्तलिफ ज़बान की मुख्तलिफ शायरी होती है और उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, और फिर ये कि आप उसको डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जोग्राफिक लिहाज से वो चेंज होता है। Organization culture is the value system and pattern of conduct of people working in an organization. अब आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आप लोग का डिपार्टमेंट, आप लोग का इदारा, ये आप लोग की, और जो कल्चर इसका है ये आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी पेट्रन ऑब्वियसली एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसका, इसके पेट्रन्स होते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर काम कर रहे हैं, किस तरीके से इसके अंदर आपने रहना है, सिस्टम क्या है, स्कीमेटिक्स क्या है, क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है। अच्छा जी, अब डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, थोड़ा सा मैंने हवाला पहले दिया था आपको, ये वही शऊर और तख्ते शऊर वाला बात है। अब्दुल करीम साहब ने मेरे ख्याल से सवाल किया था। So the conscious is the thinking part and the subconscious is the habitual part of the mind.
यानी कि जो शऊर है वो सोचने वाला पार्ट है, जिसमें आप अभी सोच रहे हैं, ये मेरी बात सुन रहे हैं, स्मेल फील कर रहे हैं जहां पे आप होंगे, टेस्ट फील कर सकते हैं, ये सारा कॉन्शियस हुआ। सबकॉन्शियस में क्या है? हैबिचुअल पार्ट है, यानी कि जो आपकी हैबिट बन जाती है, जो आपकी आदतें बन जाती है। लेकिन हियर इज द किकर कि कॉन्शियस पार्ट ही आपकी सबकॉन्शियस के अंदर बैठी हुई चीजों को ट्रिगर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सबकॉन्शियस, जो चीजें आपकी हैबिट बनती हैं वो आपका कॉन्शियसनेस से ही आता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोग कोई भी आपने हैबिट नहीं बनानी, मिसाल है आप में से कोई अगर जॉगिंग नहीं करता और आपने अपनी जॉगिंग की हैबिट बना ली, ठीक है, आप एक काम करें कि सुबह उठे, मिसाल है 41 डेज तक, ठीक है, 41 डेज इज द की, 41 डेज तक आप उठे और उठने से पहले जो एक अच्छा काम लगता है आपको वो आपको करें। रीडिंग, कुड बी रिसाइटिंग, कुड बी किसी फैमिली में किसी मेंबर से बात करना, बच्चे से बात करना, ये जो भी आपको अच्छा लगता है एक काम आपको कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप को जॉगिंग पे जबरदस्ती धकेल दें, ठीक है, और उसके बाद दोबारा उस जॉगिंग से आने के बाद एक अच्छा काम और कर लें। तो ये दो अच्छे काम के बीच में आप सैंडविच कर रहे हैं किस चीज को? जॉगिंग को। कितने दिन तक? 41 डेज तक। ये काम आप करें 41 डेज तक, 95% लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि 42nd डे या 43rd डे आप जो है वो ये काम नहीं करेंगे तो आपको बेचैनी होगी, क्योंकि ये आपका हैबिचुअल कॉन्स्ट्रक्ट का ये पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा, हमारा जो जहन है बड़ा, ये बड़ी मैजिकल एंटिटी है। हम इसको डिफॉल्ट मोड पे चला रहे होते हैं, बचपन से बड़े हुए हैं अब तक डिफॉल्ट मोड पे चला रहे हैं, बट देयर इज नो गाइडेंस टू इट। ठीक है, आप टीवी जैसी एक स्टूपिड डिवाइस लेते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उस डिवाइस के साथ भी मैनुअल आता है। आपका माइंड इतना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, इतना इतना ज्यादा ये सोचता है, इतनी जबरदस्त तरीके से काम करता है, इतना इतना अच्छी इसकी कंप्यूटिंग है, जो कि सो फार वन ऑफ द बेस्ट मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर भी इतने डेटा को एक साथ प्रोसेस, रिकॉल, स्टोर, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन नहीं कर पाता जो आपका माइंड जो है वो कर रहा हो। अच्छा जी, सेल्फ एफिकेसी। Self efficacy, it is believed that people have about their capabilities to perform the action task required to manage specific situation or produce a certain outcome. Okay. Again, it is a belief that people have about their capabilities to perform the action task required to manage specific situation or produce certain outcomes. आप लोगों में से जब आप लोग एक्सपीरियंस नहीं थे तो आप लोग के जो कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे या जो सीनियर्स होंगे, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, आपने उनके साथ, अगेन मैं एग्जांपल दूंगा फॉर इंस्टेंस रेड की, या मैं एग्जांपल दूंगा किसी केस की इन्वेस्टिगेशन की जिसमें आप इन्वेस्टिगेट करें केस को, एंड उसमें कोई एनॉमली आई, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल आ गया कि अच्छा ये कैसे हुआ होगा। मिसाल है किसी घर में वारदात हुई, घर अंदर से लॉक है, आपको नहीं एक्सपीरियंस है उस वक्त, इमेजिन करें उस वक्त नहीं था आपको, आपके जहन में अच्छी कैसे हुई होगी वारदात एंड ऑल दैट। नाउ आपका जो सीनियर है, क्योंकि उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी कैपेबिलिटीज वगैरह बना दी, उसको पता है कि मेरे लाइन ऑफ एक्शन क्या होना है और मैं किस तरीके से, ये सिचुएशन जरूर कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये बड़ी मुश्किल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है, बट इसका हल निकल आएगा। आप लोग जिस जगहों पे हैं, आई एम श्योर बहुत सी ऐसी आपकी ऑफिशियल टास्क होती होंगी जो कि सामने आए तो बड़ी मुश्किल आप लोगों को भी लगती होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, लेकिन आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, रास्ता निकल आएगा, ये हो जाएगा, आप पैनिक नहीं करेंगे। ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म है सेल्फ एफिकेसी का, जिसके ऊपर आप अभी इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन इसको आप कॉन्शियसली बेदार कर सकते हैं, इसको आप कॉन्शियसली इन चीजों को जो है वो जगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो अब मुझे बताएं अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, इसके अंदर कोई एक, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि अभी तक का जो पोर्शन है इसमें कोई एनॉमली, कोई चीज समझ में ना आई हो,
तो हम क्विकली एक वो कर लें। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लेकिन इसमें जिस तरह आपने कहा कि कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस में, तो इस चीज़ को जिस तरह मैंने पहले जी। बताया था कि हम उसको इतना नहीं समझ रहे थे कि सेल्फ एफिकेसी क्या है। अभी जो आपने थोड़ा सा बता दिया है, इस पर जब हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये हमारे सब कॉन्शियस में आ जाएगा फिर। और तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस से इंशाल्लाह जिस तरह हर चीज़ का प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे तो इसका हमें इस पर फ़ायदा हमें मिलेगा और हम सही समझ जाएँगे। इतना तो हम समझ गए, ट्रैक पे तो चढ़ गए, लेकिन सिर्फ ये है कि अभी इसकी एक्सरसाइज थोड़ी-सी सर रहती है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इसको हम बाकायदा डिटेल से इसको हम जो है वो आगे देखेंगे और बहुत डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। खास तौर पे माइंड बॉडी कनेक्शन, क्योंकि वो मॉड्यूल बहुत डिटेल में ड्राफ्टेड है इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, अम, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के एक्सपीरियंस में क्या ऐसे काम हुए या आप लोग का जो एक्सपीरियंस रहा जिसके अंदर मिसाल आपने कोई एक काम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, आपकी एक्सपेक्टेशन मुताबिक आप अच्छे नहीं कर पाए और उससे आपका ऑब्वियसली मोरल डाउन हुआ होगा, ठीक है। लेकिन मोरल डाउन होने के बाद आप लोग की परफॉर्मेंसेस में क्या फर्क है? कोई अगर एक दो लोग अपने कोई वाकयात बता दें कि क्या हुआ था, रिजल्ट कैसे कम हुए और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस जो है ना वो कितनी इफेक्ट हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई। और देखें, आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। आप लोग के पार्टिसिपेट किए बगैर इस कोर्स का जो इसकी जो चाशनी है, मैं समझता हूँ कि वो खत्म हो जाएगी। आप लोग क्या इसके अंदर जो भरपूर शमूलियत है उसके अंदर वो बहुत जरूरी है। सो आप मुझे बताएं कि कोई आप लोगों में से कोई दो लोग बता दें मुझे, कोई भी दो हो सकते हैं, और कोशिश करें कि हर जब दफा मैं पूछूं तो कोई नए नए लोग भी आए इसके अंदर, ताकि इंट्रोडक्शन भी हमारा अच्छा हो, कोर्स भी थोड़ा हमारा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के उसके अंदर एक्सपीरियंस के अंदर कोई वाक्य ऐसा है होगा, कोई केस ऐसा होगा जिसके अंदर आपका मोरल या अप हुआ है या डाउन हुआ है, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या अप हुई है या डाउन हुई है, और क्या फील किया आपने उसके बाद। ये तीन। ओके जी, हमारे पास गुलाम शाह साहब का हाथ रेज हुआ जी। गुलाम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कई महीने पहले मैं से पश्चिम में तैनात था। इसी दौरान हमने 2 नंबर सिगरेट एक अच्छा। लड़के को पकड़ा, वो बेच रहे थे इधर ही बाजार में। उसको पकड़कर ठीक है। उसने अपने आप को अपने से बताया कि एक बंदा और भी मेरे साथ शामिल है जो क्वेटा में बैठा हुआ है, वो मेरा हेड है। ठीक है। हम ठीक लोगों है। ने यहाँ से तरतीब बनाकर वहाँ क्वेटा पहुंचे। वहाँ क्वेटा पहुंचते ही हम लोगों ने इंचार्ज को बता दिया कि मुतल्लिका थाने के साथ बात कर ले। हम लोग वहाँ पहुंच गए, रेड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग राइट। ऊपर गए तो 9 बंदे उसमें बैठे हुए थे, उसका वो हेड भी बैठा हुआ, तो 9 बंदों को हम लोगों ने अच्छा। काबू कर लिया। उसे 10 कार्टन सिगरेट और एक बंदा उठाकर सीधा वापस पश्चिम आ गए। जैसे ही हम लोग पश्चिम पहुंचे, इंचार्ज के साथ रब्ता किया, मुलाकात हुए तो उसने बताया कि मैंने मुतल्लिका थाने वालों को नहीं बताया है। उस अच्छा। टाइम तो खैर हो गया, ना हम लोगों के सामने कोई आया। बाद में पता चला कि उन लोगों ने उधर ही मुकदमा किया है कि मैं हम लोगों का बंदा हुआ है। तो उसने जो मुतल्लिका बंदा हम लोगों ने क्वेटा से उठाया था, उस बंदे ने बतलाया कि मेरा हेड कोई और भी है, तो उसके साथ राब्ता कर ले। उससे नंबर लेकर हम लोग ने उसके साथ राब्ता किया। उसके साथ राब्ता करते-करते रात हो गई। रात उसने बताया कि हम लोग 20 यारों में बैठे हुए, आ जाओ, बात करते तीसरे बंदे के साथ। हम लोग उसको उठाने गए, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे उसके साथ हाथापाई होगी। बाद में अच्छा। फायरिंग का तबादला हो गया। जैसे ही हम लोग ये लाइट के नज़दीक पहुँचे, देखा तो वो भी पुलिस वाले और हम लोग भी पुलिस वाले। ओके। बाद में अच्छा, पता चला कि दोनों जो तरफ वो थे, पुलिस थी। जी हाँ, उस तरफ से भी पुलिस थी। पुलिस के साथ हम लोग ओके। डीलिंग कर रहे थे। तो पता ओके। चला कि एसआई आशिक हुसैन, जो कि पश्चिम से भर्ती था, एसएचओ इंडस्ट्रियल थाना क्वेटा था। तो उसके साथ मैंने पहचान लिया उसको।
मैं उतर कर उसको बोला फायरिंग बंद कर दो, हम लोग भी पुलिस वाले हो और आप लोग भी पुलिस वाले हो। दरमियान में करते करते रोड पुलिस वालों से भर गया, लेविस वालों से भर गया। तो इस टाइम मैंने इंचार्ज को बताया कि आपके ना कहने से, उन लोगों ने मुतलका थाने को मुतला न करने से ये सारा जितना भी गंदवाला है ये हो गया सर। तो उस टाइम फिर इंक्वायरी हो गई। इंक्वायरी में ताहिर इलाही मुस्तुई साहब था, उसने इंक्वायरी रफा दफा कर दिया, अल्लाह उसको जज़ा खैर दे। इंक्वायरी रफा दफा हो गया, मेरे मोराल जो है ना इससे बहुत कम हुए। बाद में मुझे जितना मेरा ज़हन था, मेरा मोराल और भी बुलंद हो गए, क्योंकि मुझे इसमें नहीं, तजुर्बा हो गया कि सॉरी, जहाँ भी मुतलका के अंदर जाते इससे तो आपके उसको परफॉर्मेंस में क्या फर्क आया? आपने ये देखा कि परफॉर्मेंस इससे नीचे गई है आपकी, ऊपर गई है? नहीं सर, ऑफर गई है। मैंने उसे इस्तिफादा हासिल किया कि जहाँ भी जाऊंगा तो मुतलका थाने के साथ खुद ही रब्ता कर लूंगा। बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है जी। थैंक यू उस्मान सर। गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक मिसाल दे देता हूँ इसमें, जिस तरह क्राइम मीटिंग होते हैं और हाई लेवल पे आईजीएफएस में या डीआईजीएफएस में डीपीओस का, तो उसमें वो पूरा एक एनालिसिस करते हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस है अप टू डेट। इसमें तो मुख्तलिफ हेड्स में उन्होंने प्रोग्रेस शो करना होता है। तो दौरान मीटिंग अगर वो किसी हेड में अगर कोई कमजोरी है, उसने कोई प्रोग्रेस शो नहीं किया होता है, जिस तरह पीओज एफ स्कैंडल्स या मतलब केसेस रजिस्ट्रेशन का या केस प्रॉपर्टी लोकल इंस्पेक्शन जो भी नारकोटिक्स का, तो उसमें अगर वो उसको प्रेशराइज करता है, डांटता है या उसको शोकाज या वार्निंग देता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस वीक है, उसमें बेहतर कर दो, तो प्रोग्रेस यानी क्राइम मीटिंग के फौरन अगले हफ्ते में या 10 दिन में जो वही बंदे होते हैं मोटिवेट हो काम शुरू कर जाते हैं। और इसका मतलब ये फायदा होता है कि बाज़ औक़ात स्ट्रेस देने का या वार्निंग देने का उसमें थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है, वो अपनी गलतियों का एहसास करके आगे थोड़ा सा प्रोग्रेस भी दिखा देते हैं। ये सर मेरी वो असेसमेंट है। राइट, राइट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा देखिए, एक तो ये आपकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आप सब लोग को कोट करूंगा जो इनकी एग्जांपल है। अब इन्होंने जो यानी कि इनके साथ जो हुआ, पहले उसके ऊपर देख लेते हैं कि इनके साथ जो हुआ उसके ऊपर एक एवरेज जो क्या करेगा, वो उसका मोरल डाउन होगा ऑब्वियसली कि मैंने तो फिर से कहा था इसमें मेरी क्या मिस्टेक है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, एंड सो फोर्थ। और इस ट्रेजेक्टरी में अगर आप देखें तो इनकी परफॉर्मेंस नीचे आनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने अनकॉन्शियसली अगेन यानी कि लाशुरी तौर पर इन्होंने उस सिचुएशन को ऐसे मिटिगेट किया, क्या इन्होंने खाका बनाया होगा अपने तख्ते शुरू में, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस उल्टा अप हो गई। ठीक है, अच्छा ये काम मिसाल गुलाम शाह साहब ने अनकॉन्शियसली किया, लेकिन हर परफॉर्मेंस में शायद ये ना कर पाए अनलेस कि इनको ये नहीं मालूम कि मुझे नेक्स्ट टाइम किस तरीके से ये अच्छा काम मैं कैसे कर पाया, इसकी रेसिपी क्या है। हम देखते हैं ना, जब कोई भी काम होता है उसकी एक रेसिपी होती है। हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी रेसिपी है, हम कोई रेड कर रहे हैं उसकी रेसिपी है, हम कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसकी रेसिपी है, क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना, एंड सो फोर्थ। एक रेसिपी होती है। अब ये जो बहुत अच्छी एग्जांपल गुलाम शाह साहब की एक आई है, इसके अंदर इनकी जो यानी कि ये रिजल्ट वो ले पाए। अब ये एग्जांपल है डिफॉल्ट मोड पे चलने की, कि एक इंसान जो डिफॉल्ट मोड पे चल रहा होता है, ये होता है उसके साथ हिट एंड मिस पे। कभी उससे बहुत अच्छे काम भी हो रहे होते हैं, कभी वो नहीं भी हो रहे होते, क्योंकि वो काम वो हिट एंड मिस बेसिस पे कर रहा होता है, किसी थियरी पे, किसी बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आपको इंशाल्लाह ताला हम आगे भी इसको मजीद डायसेक्ट करेंगे, जब आप इसको देखेंगे, तो रिगार्डलेस कोई चीज, कैसा भी हादसा हो, कैसा भी इवेंट हो, कैसा भी इंसिडेंट हो, एक इंसिडेंट जो हो चुका माजी का हिस्सा बन गया, ठीक है, एंड उसके बड़े बाजुकात एडवर्स इफेक्ट भी होंगे, आई एम श्योर, लेकिन ये उसको पूरी जिंदगी हमें याद करके उसको अपने साथ लगा के क्या फायदा है हमें, क्या बेसिकली उसका हासिल उसूल है। तो हम करते क्या है कि हम उसमें से फीडबैक लेते हैं कि इसमें से मैंने सीखा क्या, निचोड़ क्या निकला।
अगेन जैसे गुलाम शाह साहब ने क्या कहा कि मैंने ये सीखा कि अब मैं जिस भी जगह जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ कि मैं फॉर इंस्टेंस लाख करोड़ नहीं कर रहा। ये इन्होंने अगेन एक फीडबैक सिस्टम में निकाला। that was really a good example for every one of us, that he was able to do it. लाशोरी तौर पर इनके उन्होंने बिल्कुल एक सही स्टेप लिया। ये गनी साहब ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, रिलेटेबल है कि आपको बहरहाल ये इफेक्ट करता है। सो मोरल आपका डाउन है, आपने अगर दोनों को डाइसेक्ट कर दिया, आपको पता है रेसिपी कि मैंने मोरल को फॉर इंस्टेंस अगर डाउन दिया तो मैंने कैसे उसको ब्लीड नहीं होने देना है मेरी परफॉर्मेंस के सेगमेंट के अंदर। Unless a person is physically and psychologically healthy, it will be difficult for them to achieve self-efficacy. A person facing psychological problems like depression and anxiety cannot focus on their job and targets. अच्छा, अब हम दो टर्म्स और एक लेके आ रहे हैं। एक हम लेके आए हैं डिप्रेशन और एक लेके आए एंजाइटी। अगेन आप लोगों में से काफी लोगों ने डिप्रेशन का नाम भी सुना होगा, एंजाइटी शायद कम लोगों ने सुना हो, लेकिन डिप्रेशन का नाम भी सुना है। अच्छा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोग तीनों को एक ही चीज पे कन्वर्ट कर देते हैं, बट तीनों में फर्क है। ठीक है, डिप्रेशन जो है वो आपकी एक ऐसी स्टेट है जिसके, यानी कि डिप्रेशन अगर आपको स्टार्ट भी हुआ है तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रेस है वो आपके बैड फैक्टर में चला गया है, बैड स्ट्रेस में आप चले गए। तो बैड स्ट्रेस हमेशा जन्म देता है डिप्रेशन को, नंबर वन। एंजाइटी उसके बरक्स जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर जब हो जो कि आपके लिए फ्रेंडली ना हो, आप उससे आशना ना हो, वो आपको थोड़े से उसमें डाल देती है, यानी कि आपको एंग्शियस कर देती है, आपको एक आपके अंदर पैरानोया जनरेट करती है। पैरानोया से मुराद ये है कि आपके अंदर एक खौफ वाली कैफियत आ जाती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने अगर ये वाला केस सॉल्व नहीं किया तो ठीक है, मैं शायद जॉब करता रहूं, लेकिन मेरा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है। इमेजिन आपका कोई केस है या किसी इलाके में आप हैं, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स केस आ गया है, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो केस सॉल्व करेंगे इन एन इन्वेस्टिगेशन या आप ऑपरेशंस के अंदर, और वो और ये चीज बार बार ये केस मुझे सॉल्व करना है। हर केस आपको सॉल्व करना होता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है आपकी जात पे के, और बहुत प्रेशर आता है। इस किस्म की सिचुएशन आपके अंदर एंजाइटी जनरेट करती है, आप वर्स्ट इफेक्ट सोचने शुरू करते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। क्या होता है इससे, आप अपना ट्रैक लूज कर लेते हैं, आप अपने टारगेट्स मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगेन इट्स ये दो चीजें जो हैं ये प्रॉब्लमैटिक है। They cannot manage their emotions, whether it be happiness, fear, anger, grief. Their response to the events producing these emotions are disproportionate. Emotional outbursts, their ability to lead, negotiate, and make rational decisions, while for law enforcement officers, correct decision at the correct time is of vital importance. People with high emotional IQ more often succeed in life than people with the low emotional IQ. Okay. अब क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ये कि आप लोगों ने अगेन एक सिचुएशन एक और देखी होगी कि आप किसी जगह पे हैं और उस जगह पे आपको खुशी का मौका है, आपको खुशी नहीं हो रही है, या किसी जगह पे आप गम में हैं, किसी के गम में शामिल हुए हैं, लेकिन आपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बिकॉज आप डिप्रेशन और एंजाइटी के जाल में घिरे हुए हैं। ठीक है, और एक 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 मैनेज इंसान जो है वो उसको पता होता है कि मैंने किस तरीके से बाउंड्रीज जो है वो सेट करनी है। People with high IQ and low emotional current end up having suicidal thoughts, for instance. ठीक है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं कि मैं अपनी जान दे दूं
या मैं ऐसी जिंदगी की क्या फायदा है एंड सो फोर्थ. व्हाई? बिकॉज जनरेट ये बहुत ऊपर वाले ट्रिगर से ही हो रहे होते हैं. The job of law enforcement is a very hectic, hazardous and full of stress. अच्छा, आप लोग की जो जॉब है इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर ज्यादा हैं. ऑब्वियसली आप लोगों ने जब साइन अप किया होगा टू बी इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, आप लोगों ने ये सारी चीजें मद्देनजर रखी होगी. लेकिन बहरहाल उसके बावजूद इंसान है, हम सब इंसान ही हैं. सो अगर उसको मैनेज ना करें तो ये बिल्कुल बोझ आपकी ज़िंदगी में बदल जाता है. Anxiety and distress situation make our endocrine system secrete negative hormones like epinephrine हो गया. इसके अंदर और भी बहुत से आ जाते हैं. फॉर इंस्टेंस ऑक्सीटोसिन हो जाता है. At some cases अगर आप let's say mood of joy में हैं या मूड बूस्टर आपको लगा हुआ है कोई, सो मेलाटोनिन या डोपामिन, ये सारे केमिकल्स हैं जो आपके ब्रेन में इन्फ्यूज होते हैं. हम कहते हैं ना हम खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं. ये हमारे जहन में हम सॉरी हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक्चुअल केमिकल जो है वो इंड्यूस हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट हम पे ही आ रहा होता है. ठीक है ना? आप देखिए कि आप लोगों ने, आई एम श्योर, लोगों को नशा करते हुए देखा होगा. नशे में क्या होता है, क्यों करते हैं लोग नशा? बिकॉज नशा आर्टिफिशियल वो कैफियत पैदा करता है, वो केमिकल प्रोड्यूस करता है. फॉर इंस्टेंस लेट्स से मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, आपको नींद अच्छी हो जाएगी, आप यू नो डोपामिन रिलीज करेगा या ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, मूड बूस्टर, मूड आपको बहुत अच्छा हो जाएगा एंड सो फॉर्थ. ठीक है, लेकिन ये अगर आप उसको मैनेज करना जानते हैं, आपको पता है डूज एंड डोंट्स क्या है, सो आप उसको खुद मैनेज कर सकते हैं, आपको किसी बार की एड की जरूरत नहीं पड़ेगी. Bandura, for instance, says that it is not the sheer intensity of emotional physical reaction that is important, but rather how they are perceived and interpreted. People who have a high sense of efficacy are likely to view their state of effective arousal as an energizing facilitator of performance, whereas those who are beset of self-doubt regard their arousal as a debilitator. So, अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी का, आसान सी बात है, अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी का मीटर बहुत अच्छा है, उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो आपको चैलेंजिंग सिचुएशन भी इंट्रिगिंग लगेगी. आप उसके अंदर एट टाइम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे निस्बतन उस शख्स के जो कि सेल्फ डाउट में पड़ जाएगा या सेल्फ बिलीव्स उसके जो है ना वो टूटने शुरू हो जाते हैं. In other words, people with high sense of efficacy can convert high emotional energy into productive and facilitating agents. ठीक है, लुबिल अब क्या है इस बात का कि आपकी जो हाई सेंस ऑफ एफिकेसी है, ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकती है और बहुत ज्यादा मोटिवेट रख सकती है. अपेरेंटली ऐसी सिचुएशन जिसमें लोगों का मोरल नीचे जा रहा है, उसमें भी आपको खड़ा रख सकती है. और आप इवेंचुअली आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा असर डालती है और आपके जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत अच्छा असर डालती है. बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग सेल्फ एफिकेसी क्या क्या है? क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ वन टू कंट्रोल मोटिवेशन, पैटर्न ऑफ कंडक्ट एंड सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आपको पता है आप मोटिवेटेड है, हो जाएगा, आई एम गोना डू इट, ये केस हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मुझे पता है कैसे होगा, मुश्किल है नहीं बट मैं इसको देख लूंगा. ये ऐसे पैटर्न्स मैं पहले देख चुका, इस किस्म के केसेस में देख चुका. आपने देखा होगा कि जब भी कोई नए किस्म का केस आता है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप उसी केस से गुजर रहे होते हैं, आपको उसमें पैटर्न्स नजर आना शुरू हो जाते हैं कि आपको खुद से आपके अंदर वो सवाल आना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको पहले केस में नहीं आ रहे. Helps muster the energy to divert towards the achievement of goals. अच्छा, एनर्जी भी जैसे स्ट्रेस है, एनर्जी भी अच्छी और बुरी हो सकती है. अगर एनर्जी को आप चैनलाइज कर लें, इससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं है. अगर आप एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते तो ये बम के धमाके की तरह फटती और फटेगी. लाइक ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर बम फट रहा है, लिटरली.
तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है वो एक बलून लें फॉर इंस्टेंस, उस बलून में पानी का फॉसेट अंदर डाल दें, ठीक है, और पानी ऑन कर दें, वो बलून फूलना शुरू हो जाएगा। आप उसी बलून में सुराख कर दें आगे, और पानी वहां से निकल रहा है, जितना पानी आ रहा है आगे से निकल रहा है, बलून में से होते हुए गुजर रहा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये होल बंद हो जाए, स्टीम आउट ना हो पाए, बूम, धमाका, ठीक है, ये आपके अंदर आपकी वर्चुअल पर्सनालिटी के साथ ही हो रहा होता है, अगर आप इसको एनर्जाइज कर रहे हो। If you gain mastery over work through good experience, you can overcome, ठीक है। एक वो है कि अगर आपको मजा आता है, या आपको आपके काम से इश्क है, या आपको आपका काम की जो नेचर है वो बहुत अच्छी लगती है, और आपको नए केसेस, नई चीज सीखना, इस पे आपको कभी जिंदगी में नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। आपको काम उस वक्त आपके ऊपर हावी हो जाता है जब आप डिमोटिवेटेड हो, या आप उस काम की तरफ आपका एप्टीट्यूड या एटीट्यूड ना हो। तीसरा ये कि आपने कोई काम अपने आप पे महज लाद लिया हो बिकॉज किसी ने कहा, और आपने उसको करने का सोचा। The learner will be able to get rid of bad habits like overeating, drugs abuse, procrastination, and easily giving up while facing a crisis, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका कि ये चीज आपको फॉर इंस्टेंस नशों से दूर रख सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आप, होता है ना कि आदत होती है कि अच्छा ये काम मैं बाद में कर लूंगा, 1 घंटे बाद कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लूंगा, अच्छा मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, और वो फिर आगे डिले हो रहा होता है, और बिल्कुल 11th आवर पे आता है। फिर 11th आवर पे आप जा होते हैं कि अच्छा ये मुझे अब काम करना है, ओह माय गॉड अब मैं क्या करूं, किस तरीके से निकालूं काम को, एंड सपोर्ट। तो ये इससे भी आपको कर दिया। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस सिचुएशन में आप फिर गिव अप नहीं करते, आप कहते हैं कि नहीं क्राइसिस है, यस, बट आई एम गोना गेट थ्रू इट, ठीक है। एक बहुत अच्छी कोट लाओ की, you are never as good as everyone tells you when you win, and you are never as bad as they say when you lose, ठीक है। बहुत खूबसूरत कोट है, मजमुआ है तमाम चीज का, कि आप कभी भी उतने अच्छे नहीं होते जितना सब आपको बता रहे होते कि आप अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनकी परसेप्शन होती है आपके बारे में। और इसी तरीके से आप कभी भी उतने बुरे नहीं होते जितने सब आपको बता रहे होते हैं। इन शॉर्ट, क्रक्स क्या इस बात का? क्रक्स ये कि आपने अपने पैरामीटर्स बनाने हैं, आपने अपना तयन करना है, अपने डूज एंड डोंट्स देखने हैं, और उसके हिसाब से आपने अपने आप को लेकर चलना है। कोई क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, किस तरीके से देख रहा है, एज लॉन्ग एज आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे खड़े हुए हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छा काम भी समटाइम्स बुरे ऑप्टिक्स दे सकता है, लेकिन आपको पता है एंड रिजल्ट अच्छा आएगा, तो लेट देम टॉक। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि आप अगर कोई आई नो आप लोगों में से किसी का कोई एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस हो, तो आप लोगों ने कभी कोई बीज बोया हो जमीन के अंदर, तो बीज जो है वो अपने फ्रूट से पहचाना जाता है। बीज कभी भी अपने दरख्त, अपनी शाख या बीज को देख के नहीं पता चल जाता कि इसमें से फ्रूट का निकलेगा। फ्रूट बताता है कि ये इसका आउटकम क्या है। तो ये आपका असाइनमेंट है बेसिकली, आपका ओके, सो असाइनमेंट है आपका ये, कंसिडर योर स्पेसिफिक जॉब एज अ क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिशनर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, then list the factors that cause stress and create hindrances in achieving self-efficacy for you. Write down 3 ways you have learned during the training to deal with this. अच्छा क्या करना है आपने अपने लॉ एनफोर्समेंट करियर के अंदर वो फैक्टर्स मेंशन करने हैं जिससे आपको स्ट्रेस या वो क्रिएट हुआ हो, एंजाइटी क्रिएट हुई हो, और उसने आपके काम में हिंड्रेंस पैदा की हो, ठीक है। और फिर उस हिंड्रेंस को आपने उस 3 अपने रीजन लिखने हैं, शीट इसके अंदर मौजूद है असाइनमेंट्स की। फुरकान साहब आपको मजीद गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपने इसको फिल करनी है। 3 इसके आपने वेज जो है ना वो लिखने हैं कि आपने उसको
उस इश्यू को किस तरीके से कूप अप किया, किस तरीके से डील किया। सो आपने जो है ना वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को विजुलाइज करना है, जूनियर ऑफिसर्स को विजुलाइज करना है, और आपने ये वो देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनको स्ट्रेस में डालते हैं और जो कि रोकते हैं एक अच्छी सेल्फ एफिकेसी अचीव करने से, ठीक है। और 3 रीजंस अगेन जैसे ऊपर आपने लिखे हैं वो आपने इसमें मेंशन करने हैं। ये एक्सरसाइज की शीट आपके पास होगी, आप एक्सेस करेंगे पोर्टल, अपना असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे और उसमें आप फिल कर देंगे। सो मॉड्यूल बी पे हम लोग आ रहे हैं, एक्सप्लोरिंग सेल्फ आइडेंटिटी अमंग क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर इन सेक्टर पर्सनल। ओके, अच्छा, अभी तक हमने जो सीखा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या चीज है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली एक कॉन्स्ट्रक्ट को कहते हैं कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ लोग, बेशतर लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर मैं अपने बारे में नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा, मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, या मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है या होता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट हमारी लाइफ हम इतने बिजी होते हैं। यानी कि एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो जब होश लेता है, होश लेने के बाद उसके पास डिफरेंट कमांड्स आ रही होती हैं, उसको बोलना सीखना होता है, उसको चलना सीखना होता है, वो बड़ा होता है, वो स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटीज और फिर जॉब, और हमें अगर आप अपनी अपनी जिंदगी पे नजर मारें तो आपको हैरत होगी ये जान के कि अपने अपने हफ्तों में कोई हफ्तों एक पूरे हफ्ते में कोई एक टाइम ऐसा निकाले जिसके ऊपर आपने अपने बारे में सोचा हो कि आप कौन हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस जो हैं वो क्यों हैं, स्ट्रेंथ्स क्यों हैं, क्या वजह है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको जो वो देता है, ये टूल बॉक्स देता है कि जो कि आप अपनी रिफ्लेक्शन जान सकते हैं, आप अपने आप को देख सके, आप अपने आप को जान सके, मान सके। मैं किस जगह पे अच्छा परफॉर्म करूंगा, किस जगह पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, एंड सो फॉर्थ, ठीक है। सो self concept, it is a collection of the belief one holds about oneself from the feedback from others. It embodies the answers to the questions who am I. It can be positive or negative, ठीक है। जरूरी नहीं है हर इंसान हम कहते हैं किसको है, इंसान हम इसको कहते हैं कि कलेक्शन होता है ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, परफेक्शन जो है ये इंसान की किसी भी चीज में नहीं होती है, ना फिजिकल, ना वर्चुअल, ना उसकी ना उसके जहन में, ना उसके ब्रेन। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए कभी भी अपने आप को पुश मत कीजिएगा फॉर परफेक्शन, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ भागे, परफेक्शन की तरफ कभी मत भागे। आप अपने अगर इस बॉडी को ऐसे अगर आप उसको डिवाइड करें और दोनों हिस्सों को अगर आप मेजर करें तो आपकी बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों आंखें एक जैसी नहीं होती, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, नोज की दोनों साइड एक जैसी नहीं होती, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, ऐसा सपोर्ट। लेकिन कभी फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज आप अपने लेफ्ट साइड को ही मिरर करके राइट साइड पे लगा दें ऑन फोटोशॉप, आप देखेंगे अजीब अजीब सी एक वो आ जाएगी, एनॉमली आ जाएगी, आंखों को देखने में बहुत वो लगता है। सो इसलिए आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज है, एक्सेप्टेड, और उसके बारे में सोचें, काम करें, जिद्दोजहद करें। लेकिन स्टेट ऑफ डिनाइल हमेशा आपको बहुत ही दूर लेके जाएगा अपने अपने आप को सही करने में। सो स्टेट ऑफ डिनाइल कहते हैं कि एक चीज मुझे मालूम है, अंदाजा है मेरे अंदर, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा कि मेरे अंदर ये बुरी चीज आमतौर पर वो कर रहा होता है, ठीक है। अगेन सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या फर्ज किया, और क्या सवाल मेरा जो था कि आप लोगों में से किसी ने अपने बारे में सोचा कि आप कौन हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्यों हैं वो वीकनेसेस जो आपके अंदर है, अगर है तो।
फिर हम अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सेल्फ कंसेप्ट के जिस तरह आपने कहा है ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। मेरे ख्याल में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम अपने आप को असेस नहीं कर सकते कि हम कितने काबिल हैं। बाज़ औक़ात हमें कई चीज़ों का पता होता है लेकिन हम इतना वो नहीं समझ सकते हैं कि भई हमें इतने कैपेसिटी है, ये काम हम कर सकते हैं। और जब हम उस काम को ट्राई कर लेते हैं तो हम कर भी जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इंसान को अपने मतलब टू अंडरस्टैंड वनसेल्फ इट इज़ द बिगेस्ट मतलब प्रॉब्लम फॉर समवन टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या है कि जब हम कोई गलती कर जाते हैं या किसी चीज़ में हम फँस गए, फेल होते हैं, लेकिन इसका एहसास हमें ज़रूर होता है कि हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। दोबारा इसको हमने इसको यही करना है, इसको दोहराना नहीं है। तो इतना तो मैं सर वो समझ गया हूँ कि यानी गलती से सबक सीखने का हमें मौका तो मिलता है और हम महसूस भी कर लेते हैं। और लेकिन ये असेस करना कि मैं कितना काबिल हूँ और कितना नहीं हूँ, ये चीज़ें ये इतना नहीं पता होता हर किसी को। राइट। देखिए अब कितनी हमें मजे की बात पता चल रही है कि हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में कितना मसरूफ है कि हम दुनिया को समझने के लिए बैठे हुए हैं, हम दुनिया के बारे में जानने के लिए बैठे हैं, हम अपनी जजमेंट्स के बारे में कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी प्रीचिंग, आपके ये आपसे स्टार्ट होती है, ठीक है। और मैं अपने आप को अवॉइड करके पूरी दुनिया पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने अपने बारे में कुछ पता होगा, मुझे अपनी जात के बारे में पता होगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पता होंगी, मुझे अपनी वीकनेसेस पता होंगी, तो जमीन आसमान का फर्क आएगा मेरी मेरी परफॉर्मेंसेस में, मेरे रिएक्शन में। मैं अपने आप को उन जगहों पे पुश नहीं करूंगा ज्यादा जहां पे मुझे लगता है कि वो मेरी नेचर का पार्ट नहीं है, for instance, ठीक है। ये बिल्कुल एक ऐसी एग्जांपल है क्योंकि मुख्तलिफ इंसान है, हर एक की अलग स्ट्रेंथ है, हर एक अलग वीकनेसेस है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग इस वक्त जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग सब अपनी जात में बहुत यूनिक हैं। इनके आप लोग के मेटा मॉडल्स जो है, ये मैं आगे डिफाइन करूंगा इन डिटेल्स। आप लोग अपनी जात में यूनिक है। कोई एक काम आप ऐसा अच्छा कर सकते हैं, 2 या 3, जो कि आप जैसा पूरी दुनिया में 8 अरब लोगों में से कोई भी आप जैसा नहीं कर सकता। यही वजह है आप एग्जिस्ट करते हैं, यही वजह आपकी एग्जिस्टेंस की। इसको हम डिटेल में आगे माइंड बॉडी कनेक्शन में डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर मैं किसी चिड़ियाघर में जाऊं और मैं कहूं कि मुझे मुकाबला कराना है हाथी का और बंदर का, और टेस्ट मेरा ये है कि कौन दरख्त पे पहले चढ़ेगा, ठीक है। तो इस टेस्ट में जाहिर सी बात है, टेस्ट डिजाइन करते हुए ही ये डिसाइड हो गया कि हाथी ने हारना है इस टेस्ट में, ठीक है। और अगर ये टेस्ट में अलग तरीके से ले लूं कि मैं ये डिसाइड करूंगा कि जोर किस में ज्यादा होगा, तो टेस्ट डिजाइन करते हुए ये हो गया कि बंदर जो है वो हारेगा, ठीक है। हर एक की अलग अलग स्ट्रेंथ है, हर एक की अलग अलग। इंसान के अंदर एक जैसा ब्रेन होने के बावजूद उसका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड उसके, यानी कि आप लोगों से अब अगर हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सेक्टर की बात कर लें, तो आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग ऑपरेशंस में बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग आप लोगों में से टास्क फोर्स के लिए बहुत अच्छे होंगे, कुछ आप लोगों में से मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। आप समझ रहे हैं, मतलब ये अलग अलग सेक्शन है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए, बहुत अच्छा आपको ऑपरेशन भी होना चाहिए। आपकी स्पेशलिटी, आपका कोर, आपका फोर्टे है, ठीक है ना। आप एक में अच्छे हो सकते हैं, दूसरे में आप उतने अच्छे ना हो, बिल्कुल खैर है। सो डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड फॉर दैट। जी उस्मान गनी साहब ने दोबारा हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन आप? अच्छा सर, मैंने कहा कि जो जिस तरह एक हर किसी को अपने आप को अंडरस्टैंड के लिए एक माहौल की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो आगे चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, हालाँकि एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। लेकिन और उस बच्चे को खुद भी बिल्कुल। वो नहीं पता होता है कि मैंने फर्स्ट आना है या नहीं है, वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये चीज़ें सर वो जो सेल्फ आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कांसेप्ट या सेल्फ अपने के बारे में समझना, तो ये हम किस तरह समझ सकेंगे आसानी से, मतलब कि वो हम कितने मतलब काबिल हैं या अहल हैं या नहीं है? ये सर थोड़ा-सा। अच्छा देखिए, इन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को हम ब्रेक डाउन करने के लिए ही ये सेशन किया है। इस सेशन का मकसद यानी कि जीएमएनआई और ये अदर का जो प्रोजेक्ट है, ये इसकी बेसिक
वजह यही है कि आपके उन बैरियर्स को तोड़ के आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि आप उन उन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर सोचें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छे टूल बॉक्स की तरह आपके लिए साबित हो सकती हैं और आपके उससे प्रोफेशनल करियर में फर्क है, ठीक है, आपके उससे फैमिली के अंदर आपके जो रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो, आपका जो पर्सनल लाइफ है वो आपकी स्ट्रांग हो। याद रखिए आपकी पर्सनल लाइफ आपकी ड्यूटी के अच्छे होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप घर से डिस्टर्ब हैं तो आप कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा। हमने पहले जो डिस्कस किया था एंजाइटी और डिप्रेशन, तो ये उसी का ही पार्ट था कि तो ये जो पूरा वो है, आप इंशाल्लाह हम जाएंगे माइंड बॉडी कनेक्शन में और उसके बाद एक और मॉड्यूल है जिसके अंदर हम फिर कम्युनिकेशन बहुत डिटेल में हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम यानी कि ये आपको सोचने पे तो मजबूर कर देंगे इंशाल्लाह ताला और टूल किट दे देंगे अपने बारे में, और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं स्टार्टिंग इसकी, ये हम स्टार्ट करवा सकते हैं लेकिन ये समंदर की तरह है क्योंकि इसका टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो इसकी जो तय है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इसके लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन जितना हम कर पाएंगे अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस में रखें तो आपकी जिंदगी में इसमें बहुत 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 ज्यादा फर्क आएगा इंशाल्लाह ताला। और आई होप कि हम सबको दुआओं में आप याद रखें बाकायदा इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। सो ये जो चीज है जी, गुलाम शाह साहब। वालेकुम सर। वालेकुम। रिक्रूटिंग के बाद सर मैंने मुर्री के उस पर उबूर है, हेड मुर्री की है वो कर सकता हूँ। तफ्तीश मैंने किया था कुछ केसों का, उस पर उबूर हासिल है, इंशाल्लाह कर भी सकता हूँ। रेडरी हो गया सर, हेड मुर्री हो गया, CIA में रहा हूँ, डीलिंग मैंने सीखी है, डीलिंग कर सकता हूँ, नाके पर जितना भी वो है वो कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ, मुद्दई बन सकता हूँ, इस पर उबूर हासिल है। और जिस पर उबूर हासिल नहीं है वो मेरा फील्ड उस्ताद मलक अरशद साहब थे और करीम मंदोखेल साहब थे, अभी भी मेरे साथ है, मेरे SHO रहे। और तफ्तीशी स्टाफ में अला नवाज साहब मेरा उस्ताद थे, तो उससे पूछ लेता हूँ, जितना इस्तेफादा है उन लोगों से हासिल करता हूँ। बकाया सब चीजों पर मेरा उबूर है, इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है गुलाम शाह साहब। सिर्फ एक एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि आपने अपनी प्यास नहीं बुझानी आपने सीखने के लिए, ये याद रखिएगा, आपने अपनी प्यास नहीं बुझानी कि आप जैसे आपने कहा कि आप बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आजकल और आप मुतमईन हैं, लेकिन अपनी आपने प्यास नहीं बुझानी है क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं है और आपके पास सीढ़ियां बहुत ज्यादा हैं अभी आगे चढ़ने के लिए इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और जो शख्स अगर टॉप पे बैठा हुआ है तो वो भी इंसान है और आप भी इंसान है, और क्यों ये नहीं हो सकता कि आप एक्सट्रीम टॉप पोजीशन पे देखें या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप देखें और उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए जिद्दोजहद करें, ठीक है। केसेस हैं हमारे सामने, एग्जांपल्स हैं, लोग बिल्कुल ग्रास रूट से आए ऑल द वे ऊपर तक गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो दूसरी एटीट्यूड आपकी है कि जो चीज नहीं आई वो पूछ ले, ये भी बहुत खूबसूरत एट्रीब्यूट है, एक अच्छी प्रॉपर्टी के तौर पे साबित होती है। लोग झिझकते हैं, इससे मैं पता नहीं कैसे नजर आऊंगा, वो ये प्यास बुझ ही नहीं सकती है सर, मरते दम तक नहीं बुझ सकती है सर। इसमें बिल्कुल मैं फील्ड उस्ताद और तफ्तीशी उस्ताद सबसे इस्तेफादा हासिल करता रहूंगा इंशाल्लाह सर। सेल्फ आइडेंटिटी जो है मैंने आपको जैसे बताया कि ये आपकी पहचान। अच्छा, अब आप देखें, अगर आपसे कोई पूछे, अपने आप सोचे कि मेरा पहचान क्या है, एकदम से आपके जहन में आएगा ये मैं लॉ इन्फोर्समेंट, आप अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट से एसोसिएट कर देंगे, ये मैं पुलिस वाला फॉर इंस्टेंस, यू नो। तो हालांकि आइडेंटिटी आपकी और भी हो सकती है, ये आपका एक 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 पार्ट है, लेकिन ये आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं है। आपका सोशल नेचर जो है ना वो क्या है। दूसरे ये कि अगर कोई शख्स अपनी जॉब लूज करता है खुदा ना खास्ता या ऑक्यूपेशन चेंज करता है, सो उनको काफी
स्ट्रगल करनी पड़ती है आइडेंटिटी अपनी ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए बेसिकली, और अपने आप को सामने बतलाने के लिए। आप इमेजिन करें कोई लॉयर है, वो अपनी करियर शिफ्ट कर रहा है, वो चला गया डॉक्टर बन रहा है या वो फाइनेंस में चला गया। अब ये है कि जब उसकी आइडेंटिटी उससे पूछ जाएगी तो वो उसके अंदर भी थोड़े से उसमें डाउट में आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मिसाल है आप लोग के साथ, आई डोंट नो ये होता है या नहीं होता, कि फॉर इंस्टेंस आप पुलिस में हैं, तो अगर आप कहीं और चले गए, लेट्स से कोई एफआईए चला गया, किसी और इदारे चला गया, हालांकि है तो लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन ऑपरेशन मैकेनिक्स चीजों का फर्क है, तो वहां पे भी किसी हद तक, बहुत हद तक उतना फर्क नहीं आता, लेकिन किसी हद तक वहां पे भी वो चीज इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो जनाब सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर मुझे ये बतलाइएगा आप लोगों में से कोई एक या दो लोग कि सेल्फ आइडेंटिटी, कोई एक भी बता दे, सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर आपको अगर मैं कहूँ कि अपनी आइडेंटिटी बताएं तो क्या आप बतलाएंगे? उस्मान गनी। अच्छा सर, ये सेल्फ आइडेंटिटी में मैं ये कहूँगा कि मतलब माय नेम इज उस्मान गनी, माय क्वालिफिकेशन इज एमए, और आई एम वर्किंग एज अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर में अगर मैं ग्रेड बता दूं, जिस तरह वो कहते हैं कि जो जितना बड़ा ग्रेड होगा तो वो थोड़ा वो ज्यादा शो करेगा कि मैं फर्स्ट एसपी हूँ, डीएसपी हूँ। जिस तरह कल एक लड़के ने, हमारे ग्रुप वाले ने कहा कि मैं तो कांस्टेबल हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा सब इंस्पेक्टर शो किया। हालांकि वो सेल्फ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो जितना काबिल है, बेशक ग्रेड ग्रेड को नहीं देखना चाहिए। और वो अगर कोई डिग्री, उसकी कोई स्पेशल टेक्निकल डिग्री उसने हासिल की है, तो वो भी बयान कर सकता है कि मैंने फलां चीज में इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी किया है, एमए है, एमफिल है, पीएचडी है। तो ये आइडेंटिटी सबसे बेहतर होगा, रैंक शैंक इतना फर्क नहीं पड़ता उसका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्री एग्री। ठीक है, आप मतलब आपका फॉर इंस्टेंस अगर आपकी जगह हूं तो मेरा ग्रेड चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन क्या मुझसे जो जूनियर है, 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक, वो उसकी आय बहुत अच्छी है, सिंसियरिटी बहुत अच्छी है, वो देख ज्यादा अच्छी तरीके से सकता है, उसकी नजर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड सो फोर्थ, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। ठीक है, और आपकी जो क्वालिटीज है ना, ये याद रखिएगा कि क्वालिटीज जो एक इंसान अपनी हैबिट से और अपनी प्रैक्टिसेस से उसको जो पॉलिश करता है, वो उसका कोई दूसरा वो नहीं होता है, मतलब लाइक यू नो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज से। सेल्फ आइडेंटिटी आपकी अपनी पहचान है। ठीक है, आपका वैल्यू सेट है, आपकी वैल्यू सेट क्या है, ये मेरी वैल्यूज हैं, और इसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मिसाल है, मैं किसी यू नो मुस्लिम कोई कोई अगर किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है, सो मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, ये मेरी वैल्यू है, एग्जाम्पल, और ये मैं हमेशा कहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे लोग मुझे बुरा वाला बोले, चाहे लोग मुझे ये कहें कि मुनासिब नहीं करिए के लिए वो, लेकिन अगर आपकी वैल्यू है, आप उसके ऊपर खड़े हैं, ये आपकी आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा बनती है। ठीक है, और ये आपके हैबिट, यानी कि जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके डूज एंड डोंट्स हैं, वो इवॉल्व होके, वो इरप्ट होके आगे बढ़ता है। सो अच्छा जी, क्वालिटीज ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिशनर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सॉरी, ये जस्टिस प्रैक्टिशनर का वो है लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर आप बताएं कि मुझे कोई दो लोग बता दें आप लोगों में से कि एक अच्छे लॉ एनफोर्समेंट से ताल्लुक रखने वाले शख्स की क्वालिटीज क्या हो सकती हैं और क्या होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसमें अस्सलाम। इसमें सर ये है कि इंसान के अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ख्वाह वो किसी भी रैंक में है, किसी ओहदे में है, किसी मामले में अगर उसके अंदर क्वालिटी है स्पीच की और उसका नॉलेज है, उसके पास विकैबलरी है, तो बिल्कुल वो बोले। क्योंकि मैं 2000 में जो है 2000 में खुद जो है एक हेड कांस्टेबल था, तो पूरे बलोचिस्तान में एक पुलिस सेमिनार हुआ,
उस सेमिनार के अंदर हमारे सैयद कमाल शाह साहब आईजी बलूचिस्तान थे। तो मेरे आगे जितने भी हमारे बैठे थे, पहले एसपी रैंक बैठे थे, फिर डीएसपी रैंक, फिर जो है वो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इस तरीके से। तो हम पीछे सिपाही हवलदार बैठे हुए थे। बात चल पड़ी तो जो भी उठ रहा था वो ये कह रहा था कि भाई पुलिस से ये शिकायत है कि पुलिस देर से एफआईआर करती है। तो डॉक्टर भी बैठे थे, जस्टिस साहबान थे, वजीर दाखिला था, गवर्नर था, सारे तकरीबन मतलब थे। तो मुझे जो है ना वो दिल में जो है ना बड़ी उफ़त सी आ रही थी कि मैं सवाल का जवाब दूं, लेकिन मैं नहीं दे सकता था क्योंकि छोटा रैंक था। मैंने 2-3 सब इंस्पेक्टरों को कहा कि आप उठ के बोले, उन्होंने बोला बैठ जा। फिर मैंने कहा अगर मैं उठ भी गया तो ये कहेंगे ओ छोटू बैठ जा, क्योंकि मेरा सवाल इन सबसे डिफरेंट किस्म का था। मैंने कहा जब मेरा सवाल ही डिफरेंट है तो इतने बड़े अफसर हैं ये क्या करेंगे। तो आखिर मैं बोल पड़ा। मैंने अपना तारफ कराया कि जनाब हेड कांस्टेबल हूँ, नायब मुहर्रर हूँ पुलिस थाना सीटीसीपी में, और मेरा सवाल ये है कि सबसे तो पहले बड़ी अच्छी बात है कि ये एक पुलिस सेमिनार है। पुलिस और अवाम के दरमियान जो है जो कंट्राडिक्शन है हमारी, और इनके दरमियान हमारे मामला अच्छे हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि मीडिया का भी सवाल यही है, और डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं इनका भी सवाल ये है, जज साहबान बैठे हुए हैं इनका भी सवाल ये है। लेकिन मेरी नाकस राय ये है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जितनी भी आप मालूमात ले ले और देर से कर ले इतना ही अच्छा है। तो वो सब ने मुझे कहा छोटू बैठो बैठो। मैंने कहा जी प्लीज कैंडली, मैंने कहा नो डिसिप्लिन इन दिस टाइम। मैंने कहा अभी तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, मुझे स्पीच करने दें, बोलने दें। मैंने कहा मुझे, आखिर आईजी साहब ने कहा कि बोलने दें इसको। तो मैं बोला वहां पर जबरदस्त किस्म की मैंने स्पीच की कि जनाब एक आदमी है उसके खिलाफ अगर हम यकदम एफआईआर कर देते हैं, लेकिन वो गरीब 3 साल तक धिक्के खाता है, कोर्ट में जाता है और उसके बाद बरी हो जाता है, तो उसको बरी होने का क्या फायदा। जो 3 साल उसने जेलें काटी, कोर्ट का सामना किया, थानों का सामना किया, तो फिर बरी हुआ, तो वो किस अपने इंसाफ के लिए किस दरवाजे पे जाए? एसएचओ के दरवाजे पे जाए, पुलिस के, अदलिया के कहाँ जाए, मुमकन्ना किसके पास जाए? तो अगर एफआईआर करने वाला, मैंने कहा मेरी नाकस राय है कि एफआईआर सोच समझ के की जाए तमाम हकीकत को। अगर वाकई एफआईआर पता चलता है कि ये क्रिमिनल किस्म का मामला है, इसमें जरूरी है, तो एफआईआर कर दी जाए। और लेकिन फिर यह है कि जज साहब देखे कि भाई अब वो इस बंदे के खिलाफ एफआईआर हुई है, अब बरी करने के लिए मुझे जो है ना तमाम हकायक सामने लाने पड़ेंगे। तो आप यकीन करें वो तो बहुत बड़ी स्पीच थी। सैयद कमाल शाह साहब उठे और वो नीचे आए हाल से, और उन्होंने मुझे आकर चूमा कि भाई एक हेड कांस्टेबल मेरा बलूचिस्तान का और उसके ये ज़ेन है। और फिर उसके बाद पता नहीं कितने डीआईजी साहिबान थे, मीडिया थी जो मतलब मेरे इर्द गिर्द। तो 2000 मुझे नकद रिवार्ड भी मिला, 1cc सर्टिफिकेट भी मिला। तो मकसद है कि अगर आदमी जहाँ उसके पास थोड़ी सी क्या है बोलने की, बिल्कुल बोले सर, कोई किसी किस्म की एजिटेशन ना रखे अपने दिल में। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। बंदे को फोर्स में के अंदर कभी भी ऐसा मतलब, हम तो अभी तो एसएचओ शिपू में आ गए 2007 से चलते आ रहे हैं। तो अभी तो अल्लाह की करमनवाजी है, हम हालात को समझते हैं कि बारीकी क्या है, कैसे निभाना है, कैसे हैंडल करना है मामले को। लेकिन उस वक्त की बात है कि ये मतलब रैंक से बात हिल गई है, इसमें कोई एफिशिएंसी नहीं है हमारी, अल्लाह माफ करे। तो इसमें जो भी कभी फोर्स के अंदर मौका मिलता है आदमी को, जो उसका ज़हन काम कर रहा है, जो उस वक्त की नज़ाकत के मुताबिक समझता है, वो बिल्कुल आप हैंडल करें मामले को। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत बात की हसन साहब आपने। इनफैक्ट मुझे एक आ गया, मैं अभी लास्ट सेशन हमारा प्रोसिक्यूटर्स के साथ चल रहा था और उसके अंदर एक सवाल ये आया था कि अगर जो लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो ये आपकी वाली बात मैं सेकंड करूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर वो ये समझते हैं कि ये एफआईआर थोड़ा सा होल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से मामला हल हो सकेगा बगैर एफआईआर के, और एफआईआर करने की जरूरत ही पड़ेगी, तो ना सिर्फ उन दो लोगों का फायदा होगा, दोनों पार्टियों का फायदा होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो पुलिस फोर्स पे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे जो बोझ आता है वो बोझ खत्म होगा, और उसके साथ साथ फिर प्रोसिक्यूटर एंड देन जजेस जो ये लोड है। आई नो फुरकान साहब को ये याद है, फुरकान याद है आपको ये वी वर इन
प्रोसिक्यूटर्स की मेरे ख्याल से हमारी वो थी, उसके अंदर ये वो आई थी जी। सो तो ये कि ये बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी आपने वो की कि ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आपकी अपनी सेंस क्या कहती है, आपका अपना आईक्यू क्या कहता है। देखिए फील्ड में आप लोग होते हैं, मैं अगर लेट से एक बहुत सीनियर पोस्ट लेके बैठा हुआ हूँ किसी एक जगह HQ पे, और मैं कह रहा हूँ अच्छा इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें एंड सेंस ऑफ फोर्थ, लेकिन फील्ड पे आप लोग हैं, आप लोगों को पता है एग्जैक्टली कि ये जो केस है अपेरेंटली बुक में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे और मुहरकात हैं, इसके पीछे और रीजंस हैं, और मुझे ए नहीं बी करना चाहिए। तो ये एक हमारे सामने। दूसरा ये कि हमें जैसे एक और आपने कहा कि आउटस्पोकन, हमें कोई हेजिटेशन है, हमें पूछ लेना चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए, हमें मांग लेना चाहिए। मार्केटिंग के अंदर एक बड़ी मशहूर इस्तेलाह है कि आपको वो कभी भी नहीं मिलता जो आप कभी नहीं मांगते, ठीक है। तो इसलिए जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मांगनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगेन गारंटी नहीं है कि मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मांगेंगे तो फिर तो ये गारंटी है कि 100% नहीं मिलेगा, राइट। इसीलिए ये क्वालिटी जी। उस्मान गनी साहब। सर ये क्वालिटीज ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिशनर, क्वालिटियां तो वैसे बहुत सी ज्यादा मतलब होनी चाहिए। हर जगह पे हमें मतलब एक बेहतर से बेहतर फैसला करने की कोशिश करनी है। जिस तरह उसने कह दिया कि FIR लेट होने में हमें थोड़ा सा ये देखना था, जिस तरह ना के लॉ में भी एक प्रोविजन है कि FIR से अगर आपको कोई मशकूक लगता हो तो आप वो जो 167 सबसेक्शन 2 वो इंक्वायरी है कि आप वेरीफाई कर लें कि वाकई ये वक़्वा हुआ या नहीं हुआ है। उसमें ये है कि गवर्नमेंट के भी रिसोर्सेज बच जाते हैं और जो 2 फरीक है उसका भी मतलब एक नाजायज़ FIR नहीं होता है। तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि वो ईमानदार हो, पुलिस ऑफिसर या लॉ जस्टिस प्रोटेक्शनर जो है वो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो। और ये उस चीज़ को या अगर ख़ास करके कहीं मुज़ाहरा है एक मौके पे हो जाता है, तो वहाँ पे उसको चाहिए कि इसके मेरे मतलब एक डिसीजन से मतलब ये फ़ायदा होगा आवाम को, अदारे को या महकमे को, या नुकसान होगा। बाज़ लोग जो हैं जज़्बाती हो के एक वो फौरी तौर पर इश्तिहाल में आके एक एक्शन ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो पछताते हैं, वो बोलते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, और उसका नुकसान बजाय फ़ायदे के ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में ये होनी चाहिए एक प्रैक्टिशनर की, बिल्कुल जस्टिस सही है, प्रैक्टिशनर बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग का जो जॉब नेचर है बहुत मुश्किल है। अगेन इसके अंदर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, काफी वेरिएबल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये एक शख्स जो कि ड्राइंग रूम में बैठा हुआ उसको निस्बतन मुश्किल से समझ में आते हैं, लेकिन चले हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल उसके ऊपर करते हैं कि एक बहुत अच्छी कोट है यहाँ पे एरिक एरिक्सन की, और कहता है कि इन द सोशल जंगल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस देयर इज नो फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव विदाउट अ सेंस ऑफ एन आइडेंटिटी। यानी कि ये जो इंसानों का जंगल है, इसके अंदर आपकी एग्जिस्टेंस ही शामिल नहीं हो, आपकी एग्जिस्टेंस ही साबित नहीं होती अगर आपके पास सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि आपकी पहचान नहीं है, ठीक है। आप बस एक इंसान है, या आप एक खास इंसान है, एक वाहिद इंसान है, एक ऐसे इंसान है जिसने फलां काम करे, एक ऐसे इंसान जिसकी फलां वैल्यू है, फलां प्रिंसिपल है। आप देखिए ना, बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग उनके करियर में जाने के बाद याद करते हैं कि अच्छा इसने फलां फलां काम किया था, इसने ये किया था, ये किया था, ये बहुत अच्छा किया था, ये बहुत जबरदस्त हुआ था, एंड सो सपोर्ट। सो जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ये आपकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका असाइनमेंट जनाब, आपने अगेन एक्सेस करना है पोर्टल को, असाइनमेंट जमा कराना है और उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी कि जो उसका टेम्पलेट है। असाइनमेंट क्या है? लुक अराउंड योर ऑफिस, आइडेंटिफाई अ पर्सन सीनियर और जूनियर हु हैज ऑलमोस्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिशनर क्वालिटी, ठीक है। यानी कि इसको हम लॉ इन्फोर्समेंट क्वालिटी कह देंगे कि फॉर इंस्टेंस आपने अपने ऑफिस में अब जब आप कल जाएं या आप अभी बैठ के सोचें, तो कोई सीनियर जूनियर जिसके अंदर क्वालिटीज हो ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट प्रैक्टिशनर की, लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है ना, जो जो आपका सेक्टर है वो क्वालिटीज हो उसके अंदर,
ऑब्जर्व एंड लिस्ट द फैक्टर दैट हैव हेल्प देम इन ऑब्टेनिंग दीज क्वालिटीज, और फिर उनको ऑब्जर्व करें, आपका सीनियर, आपका जूनियर, कौन सी अच्छी बात है, कौन सी खास बात है, इस शख्स की रीडिंग बहुत अच्छी है, इस शख्स की सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, उन वो क्वालिटीज पहले देखें कि क्या है उनके, और फिर सेकंड पार्ट ये कि आप ये ऑब्जर्व करें कि क्वालिटीज कैसे ऑब्टेन की होंगी, कैसे अचीव की होंगी, किस तरीके से हासिल की होंगी, क्या किया होगा इन्होंने। अगर हमें ये तो नजर आ गया कि अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटीज हैं वो हमारे हैबिचुअल सिस्टम का पार्ट बनती है, तो कोई चीज अगर आपने अपने अंदर भी पैदा करनी है, आप उसी हैबिचुअल सिस्टम के अंदर उसको इन्फ्यूज करें, उसके अंदर आप अपने अंदर आप पैदा करें, तो आप भी वो क्वालिटी गेन कर सकते हैं। सो ये इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, और इसके साथ साथ जो है आज का सेशन जो है वो खत्म होता है। अगेन मैं आप सब लोगों से एक दफा फिर माजरत करता हूँ डिले होने की वजह से, ग्लिच की वजह से। इंशाल्लाह ताला जो है वो आज का ये एक्सपीरियंस मुझे ये बता रहा है कि जो नेक्स्ट टाइम है वो उसके लिए पहले से क्या मजीद स्टेप सी क्या होना चाहिए, ए और बी तो था लेकिन प्लान सी क्या होना चाहिए वो भी होगा इंशाल्लाह ताला। आखिर में जाते जाते मैं ये बात कहूँ कि आप लोगों का काम बहुत अहम है, आप लोगों ने अपने काम के ऊपर फर्म होना है। हमारी कोशिश है कि मेरी कोशिश है, मेरी पूरी टीम की कोशिश है, फरहान यहाँ पे है, पूरी टीम पीछे जिसका R&D की हुई है, हम जो आपको शेयर करना चाह रहे हैं नॉलेज आपसे, इसका पर्पस ये है कि आप अपने पैरों पे स्ट्रांग हो जाए, आप अपनी पर्सनल लाइफ बहुत बेहतर कर लें, और आप अपनी उसकी वजह से आपकी जो ऑफिशियल लाइफ है वो और बेहतर हो जाए, ताकि आप और कम्युनिटी को सर्व कर सकें। बिकॉज अगर आप लोगों का मैं किरदार एक मिनट के लिए अपने जहन से खत्म करूं तो बहुत हॉरिबल सिचुएशन है, ठीक है। तो आप लोग इस माशरे का नागुज़ीर हिस्सा है, आप लोग हमें चाहिए हर हाल में। सो जितना हम आपको इंशाल्लाह एड कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे, वो हम करेंगे। तो इसके साथ साथ जी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर आप लोग का हो आज के लिए तो आप बेशक लिख लें, हम कल पहले 5-10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे सेशन कर लेंगे। और अगर कोई क्विक क्वेश्चन हो मुझसे पूछना तो अलग बात है, आप अभी आप कर सकते हैं। चलें जी, इसके साथ फिर हम अपना आज का सेशन इंशाल्लाह खत्म करते हैं। फुरकान, कल हम मॉड्यूल 2 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है इंशाल्लाह ताला, और बहुत मजा आएगा आपको अपने बारे में जानने के लिए, केमिस्ट्री जानने के लिए, जहन की केमिस्ट्री जानने के लिए, जहन का जादू जानने के लिए, एंड सो फॉर। सो ईगर टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला, एंड थैंक यू सो मच आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। कल हम लोग सेम टाइम पे अपने सेशन को शुरू करेंगे, दैट इज 5 PM शार्प। इंशाल्लाह तो काइंडली आप लोग टाइम पे सेशन को ज्वाइन करें। आप लोग को जो भी सवालात हो वो आप लोग कहीं ना कहीं लिख लें, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट वहाँ से हम कोड कर लें। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।